रतनगढ़ नाम के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम वीरपाल था। उसके छोटे भाई का नाम श्यामपाल था। हालांकि दोनों भाई भाई थे, पर रहते अलग अलग मकानों में थे और खेती भी अलग अलग करते थे। श्यामपाल बहुत मेहनती और सीधा था, जबकि बड़ा भाई वीरपाल बहुत ज्यादा चालाक और लालची था। मेहनत तो वो करना ही नहीं चाहता था। इस बार दोनों ने गेहूं की फसल बोई। श्यामपाल ने ज्यादा मेहनत की तो उसकी फसल ज्यादा अच्छी हुई। वीरपाल ने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की, इसलिए उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। यह देखकर वीरपाल दुखी हो गया। हैं? ये क्या हुआ? मैं तो सोचता था मुझे ज्यादा रुपए मिलेंगे, लेकिन मेरी फसल उतनी अच्छी नहीं है, जबकि श्यामपाल की फसल बहुत अच्छी है। कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। वीरपाल उसके पास पहुंचा और घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगा, भाई, मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन हम अलग अलग रहते हैं। हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जिससे गांव वालों में हमारी एकता की मिसाल दी जाए। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। भाई श्यामपाल, मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें ज्यादा रुपए मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, बताओ क्या करना होगा। करना यह होगा कि हम अलग अलग खेती करते हैं। तुम अलग करते हो, मैं अलग। उसमें ज्यादा मेहनत भी करते हैं और लागत भी ज्यादा आती है। तो क्यों ना हम मिलकर खेती करें? इससे हमें ज्यादा फायदा होगा और लागत भी कम आएगी। ठीक है भैया, इस बार ऐसा ही कर लेते हैं। इस बार दोनों ने मिलकर खेती की। वीरपाल कुछ न कुछ बहाना बनाकर काम करने जाता ही नहीं था। चलो भैया, खेत पर धान की रुपाई करनी है। अभी पानी बरस रहा है, नहीं तो फिर ये बरसात का पानी चला जाएगा, तो हमें पंपिंग सेट लगवाना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। दर्द के मारे मैं मरा जा रहा हूं। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मैं तो आज डॉक्टर से दवा लेने जाऊंगा। सच कहता हूं भैया, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। तुम ही चले जाओ। किसी दिन श्यामपाल कहता, चलो भैया, सिंचाई कर दें। आज मुझे बुखार है भैया, तुम ही चले जाओ ना। इस बार खूब अच्छी फसल हुई। श्यामपाल और उसके बच्चों ने खेत में जमकर मेहनत की थी और मेहनत का फल अच्छा मिला था। धान की फसल लहलहा रही थी। अपनी फसल को देखकर श्यामपाल बहुत खुश होता था। वहीं वीरपाल भी बहुत खुश था। ओह, मजा आ गया। इतनी ज्यादा फसल तो कभी नहीं हुई। वाह, इतनी अच्छी फसल। भगवान खूब मेहरबान हुआ है मुझ पर। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई। मेहनत श्यामपाल की और उसका फल मुझे मिला। अब की बार तो मैं माला माल हो जाऊंगा। वह घर आया और अपनी पत्नी से बोला, अजी सुनती हो, इस बार की फसल तो खूब हुई है, हमें बहुत रुपया मिलेगा। लेकिन मलाल इस बात का है कि आधी श्यामपाल ले जाएगा। कुछ ना कुछ तरकीब भिड़ानी पड़ेगी। श्यामपाल आज अपनी ससुराल जाने को है। इस बीच में हम लोग फसल का सारा अनाज चुरा लेंगे और गांव में जो मेरा भाई रहता है ना, उसके घर में भर देंगे। हाँ, किसी को शक भी नहीं होगा। श्यामपाल हमारे घर में देखने आएगा तो हम एक एक कमरा खोल कर दिखा देंगे उसे। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताई है। हम यही करते हैं। वह श्यामपाल के पास जाकर बोला, भैया श्यामपाल, आज तुम अपनी ससुराल भी तो जाने को थे ना। जाओ, चले जाओ। कल हम फसल को इकट्ठा करके बोरियों में भर लेंगे। बहुत अच्छा है भैया, आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। श्यामपाल अपनी ससुराल चला गया। उस रोज रात में वीरपाल ने सारा अनाज चोरी कर लिया और गांव के बाहर रहने वाले अपने साले माखन के यहाँ रख दिया। माखन के यहाँ एक कमरा था जो हमेशा बंद पड़ा रहता था। वीरपाल ने उसी में सारे धान भर दिए और बाहर से ताला लगा दिया।
दूसरे दिन जब श्यामपाल अपनी ससुराल से वापस आया और खेत में पहुंचा तो वह देखकर सन्न रह गया कि खेत में एक दाना भी अनाज नहीं था। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हाय, ये क्या हो गया? ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो खेत में कुछ भी नहीं है। ये सारा अनाज कहाँ चला गया? उसी समय वीरपाल भी वहां आ गया और उसने देखा कि श्यामपाल रो रहा है, तो वह भी उसके साथ साथ रोने लगा। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? ये खेत का अनाज कहाँ चला गया? कौन चोरी करके ले गया? हाय हाय हाय। श्यामपाल का तो दुख के मारे बुरा हाल था। वह रो रहा था और कह रहा था, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई भैया। अब मैं पूरे साल क्या खाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। दूसरे दिन श्यामपाल फिर कुदाल लेकर निकल पड़ा। भगवान, मुझे कौन सी सजा दे रहे हो? क्या मुझ पर जरा सी भी दया नहीं करोगे? अचानक उसे किसी चीज से ठोकर लगी। अरे, ये क्या है? ये तो पत्थर है। इसे रास्ते से हटा दूं, नहीं तो किसी को चोट लग जाएगी। अरे, ये तो गड़ा हुआ है। उसने पत्थर को बड़ी मुश्किल से निकाला। उसे एक गड्ढे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये क्या दिख रहा है? उस गड्ढे में उसे एक छोटी सी मटकी मिली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। वह उसको लेकर वापस घर लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो भगवान कैसा दयालु है। उसने हमें भूखों मरने से बचा लिया, वरना कहीं रास्ते में चलते समय भी किसी को कुछ माया मिलती है। श्यामपाल की तो किस्मत चमक गई थी। उधर वीरपाल उन धानों को बेच ही नहीं रहा था। वीरपाल की पत्नी बोली, सुनिए, अब उन धानों को बेच दीजिए। श्यामपाल तो यह बात कब की भूल चुका होगा। अरे रुक जाओ भागवान, थोड़े और महंगे हो लेने दो। तुम्हें तो कुछ अकल है ही नहीं। अभी बाजार में धान का भाव बहुत महंगा चल रहा है। इस साल धान बहुत कम हुआ है। देखना, थोड़े ही दिनों में धान के भाव आसमान छूने लगेंगे। उसकी पत्नी खुश होकर बोली, तब तो ठीक है, हमें और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। कुछ महीनों के बाद धान के भाव आसमान को छूने लगे। तब वीरपाल गांव से बाहर अपने साले माखन के यहाँ पहुंचा। माखन एक बहुत आलसी आदमी था। वह चारपाई पर पड़ा हुआ था। माखन, चलो कमरे से मेरा धान निकलवा दो। माखन ने ताले की चाबी खो दी थी, इसलिए कमरे के ताले को तोड़ा गया। कई महीनों तक वह कमरा बंद रहा था। जैसे ही कमरा खोला गया, वैसे ही चूहों की फौज निकली और कमरे से भाग खड़ी हुई। ये क्या? इतने सारे चूहे? जब वे सब अंदर पहुंचे तो देखा कि धान के छिलकों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। कई महीनों तक बंद कमरे में चूहों ने सारे धान खा डाले थे। वीरपाल रोता हुआ बोला, हाय हाय भगवान, ये क्या हुआ? हे भगवान, चूहों ने तो सारे धान खा डाले। ये तो कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे किस कर्मों की सजा मुझे मिली है? मैं समझ गया। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, उसी का ही फल मुझको मिला है। हे भगवान। अब वह अपना माथा पीट रहा था। इस तरीके से उसको अपनी बुरी करनी का फल मिल गया।